नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर, जहां बिहार में पर्यटन को नई उड़ान देने के उद्देश्य से बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ कल किया जाएगा। जहां पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पहले चरण में राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर को हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। इस योजना के माध्यम से पर्यटक अब कम समय में बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। पर्यटकों के लिए किराया भी निर्धारित किया गया है। पटना जॉय राइड का आनंद 2100 रुपए, पटना राजगीर यात्रा 4000, पटना वाल्मीकि 5000 और पटना कैमूर यात्रा 6000 रुपए में की जा सकेंगी। अब मंत्री ने बताया कि 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी, जबकि 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और बिहार की पहचान को नई ऊंचाई देना है। तो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी रण अब बांकीपुर में सज चुका है। यह सिर्फ एक नामांकन नहीं, बल्कि सियासी ताकत, रणनीति और जनाधार की सीधी परीक्षा मानी जा रही है। एक तरफ वर्षों से मजबूत राजनीतिक किला, तो दूसरी तरफ बदलाव का दावा लेकर मैदान में उतरे प्रशांत किशोर। सवाल यह है कि क्या बांकीपुर से बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने किसी सुरक्षित सीट के बजाय भाजपा के मजबूत गढ़ बांकीपुर को इसलिए चुना ताकि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों पर मतदान का संदेश दिया जा सके। हाल के घटनाक्रम में भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार को बदलते हुए नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी हाई प्रोफाइल हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके नतीजे बिहार की आगामी राजनीति और चुनावी रणनीतियों पर व्यापक असर डाल सकते हैं। बांकीपुर का यह मुकाबला अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और जन समर्थन की बड़ी परीक्षा भी बन गया है, जिस पर अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर जो चुनावी मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने चुनावी ताल ठोक दी है, नामांकन दर्ज करवा दिया है, बांकीपुर से बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बांकीपुर के मुकाबले पर बिहार की अब सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां प्रशांत किशोर का यह कहना है इस सीट को लेकर के कि उन्होंने किसी सुरक्षित सीट के बजाय भाजपा के मजबूत गढ़ बांकीपुर को इसलिए चुना ताकि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों पर मतदान का संदेश दिया जा सके। जहां हाल के घटनाक्रम में अगर बात करें तो भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार को बदलते हुए नया प्रत्याशी मैदान में उतारा, जिससे मुकाबला और हाई प्रोफाइल और दिलचस्प हो गया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस चुनाव पर टिकी है, क्योंकि इसके नतीजे बिहार की आगामी राजनीतिक और चुनावी रणनीतियों पर व्यापक असर डाल सकते हैं। अब वहीं बांकीपुर का यह मुकाबला अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और जन समर्थन की बड़ी परीक्षा बन गया है। जहां बांकीपुर से इस मुकाबले को लेकर के सभी की नजरें टिकी हुई है। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से ताल ठोका है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद टक्कर का रहने वाला है। जहां प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि किसी अन्य सीट पर मुकाबला लड़ने से अच्छा मैं उस गढ़ में मुकाबला लड़ूं जो कि बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना समय संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिया, बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की एंट्री से मुकाबला कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखा जाए तो देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट चेंज किया सपना, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभिषेक कुमार बंटी के बाद लगातार आप देख रहे हैं कैंडिडेट चेंज होने के बाद, और इतना ही प्रशांत किशोर आज जनसभा भी करने वाले, नॉमिनेशन के साथ साथ जनसभा करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। और हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि वो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। और प्रशांत किशोर बीजेपी के आमने सामने टक्कर को लेकर लगातार ये दिखाई दे रहा है
कि रात हो दिन हो, प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारी के साथ साथ बिहार की वो तमाम जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं और बांकीपुर की जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्कों के साथ वो नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इस पर अपनी तंज जो है वो कस रही है कि प्रशांत किशोर जैसे विधानसभा में चुनाव हारे हैं, जीरो पे आउट हुए हैं, उपचुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने ये भी कह दिया कि देखते हैं, आखिर आमने सामने टक्कर तो होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक सीट तो इस बार जीत कर रहेंगे। अब जीत का जो दर्ज नामांकन है वो आखिर कौन करेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। और बीजेपी का कैंडिडेट हो या जसराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद हो, या फिर आप देख रहे हैं तेज प्रताप यादव ने भी अपनी जो कैंडिडेट है उनको मैदान में उतार रखा है। और कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में टक्कर का जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी पूर्व चुनाव भाजपा का 31 साल से गढ़ रहा है और आज बीजेपी के जो कैंडिडेट है और प्रशांत किशोर है और तेज प्रताप यादव के जो कैंडिडेट है वो सारे तीनों आज जाएंगे नामांकन करवाने के लिए कलेक्टेरिएट। उसके बाद प्रशांत किशोर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हार को स्वीकार अभी तक नहीं किए हैं विधानसभा को लेकर, और वो फिर से एक बार अपने नामांकन को आज दर्ज करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ हार की और जीत की बात नहीं है, बल्कि रन छोड़कर भागने की बात है। अगर रन छोड़कर चले जाएंगे तो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी कहे जाएंगे, और वही रन में बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित हम जरूर करेंगे। अब इसको लेकर तैयारी चल रही है और आज नामांकन भी करवाना है प्रशांत किशोर जी को। ये कहना कि किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से अच्छा मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं जहां बीजेपी का जिसे गढ़ माना जाता है, और क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी ने प्रत्याशी भी बदल दिया, तो ये कहना गलत होगा कि अब जो प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि वो इस गढ़ में सेंध लगाए बैठे हुए हैं, इसे साध भी सकते हैं, तो कितने कामयाब साबित होंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो आज नीरज सिन्हा जो है वो नॉमिनेशन करेंगे और आज उनके नॉमिनेशन में कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, बांकीपुर की ही जनता नहीं, बल्कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना की धरती पर आ रहे, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा जो है नितिन नवीन का 31 साल से गढ़ रहा है। उनके पिताजी के कार्यकाल अगर देखा जाए तो उनके पिताजी के कार्यकाल में भी उनके पिताजी काफी मेहनत करके वहां पर जो है बांकीपुर में अपना जो है विजय प्राप्त किया करते थे। आज वही नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वहां पर भाजपा की जो कैंडिडेट बनकर नितिन नवीन आया और वहां पर विधायक बनकर आया, और कई वर्ष 5 बार वो वहां के विधायक रह चुके। और बांकीपुर की जनता के लिए एक कहा जाए तो भावनात्मक पल था जब नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है शपथ लिया था। उसके बाद वो बांकीपुर का जनता का था कि बीजेपी के कोटे का कोई भी आदमी है, कोई भी कैंडिडेट है तो बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करती है। लेकिन ये बात अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर को भी पता है, लेकिन जो पिछले वाले कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा था, कहीं ना कहीं सिर्फ बात उतना ही नहीं था, परिवार के वजह से कैंडिडेट ने नॉमिनेशन वापस नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ी साजिश चारा घोटाला में उनके पिताजी का नाम था, जिस वजह से बीजेपी ने कैंडिडेट को चेंज किया। नीरज कुमार के छवि को खराब ना किया जाए और छवि खराब ना है, इसलिए उनको फिर लाया गया मैदान में। लेकिन आप देखिए कि अब तो लोगों को वजह मिल गई कि आखिर बीजेपी ने जल्दबाजी में टिकट गलत लोगों को तो नहीं दे दिया, और अभी भी आशंका है कि क्या नीरज कुमार सही छवि के कैंडिडेट है, क्या बीजेपी उन पर भरोसा जताकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर उतार तो रही है मैदान में, तो क्या सपना साकार होगा बीजेपी का? 31 साल का गढ़ कहीं टूटेगा तो नहीं? तो डर तो बीजेपी को भी है, और अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर को भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि 31 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है और वहां पर पहली बार आना और फिर अगर जीत ना हासिल करना तो एक तमाचा के तौर पे प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। अगर देखा जाए प्रशांत किशोर ने गढ़ में सेंध लगाने की बात की है, और वहीं बीजेपी को डर ये भी सता रहा है कैंडिडेट बदलने से कहीं उनके जो लोग हैं वो यहां से वहां ना चले जाए। ठीक है रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कहते हैं कि खेती सिर्फ जमीन पर नहीं उम्मीदों पर भी होती है। झारखंड के लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड में एक किसान ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। आराहारा गांव के रविंद्र मिस्त्री के पास ना ट्रैक्टर था ना हल बैल, लेकिन फसल उगाने का हौसला जरूर था। ऐसे में उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही खेती का साथी बना लिया, देसी जुगाड़ तैयार किया और उसी की मदद से मक्के की बुआई के बाद खेत को पाटने का काम शुरू किया।
खेत में दौड़ती बाइक का ये अनोखा नजारा अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। रविंद्र मिस्त्री बताते हैं कि इस साल बारिश बेहद कम हुई और सूखे जैसे हालात बन गए। ऊपर से ट्रैक्टर और हल बैल भी समय पर नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हालात के आगे हार मानने के बजाय नया रास्ता चुन लिया। उनका कहना है कि मेहनत और उम्मीद ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। सीमित संसाधनों के बीच किया गया ये देसी नवाचार न सिर्फ उनकी मजबूरी की कहानी कहता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारतीय किसान विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद का बीज बोना नहीं छोड़ता। खेती का स्थिति इस साल लगभग में गड़बड़ लग रहा है, इसलिए कि जून में पानी मार देता था, जून खत्म हो गया, जुलाई चढ़ गया, अभी तक पानी मारा नहीं है। लगे हुए हैं किसी तरह, अपना हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब पूंजी तो डाल दी है खेत में, बारी में, और देसी जुगाड़ से अपना चला रहे हैं। महंगाई वही हालत में है, सुखाड़ का स्थिति में है। इन साल तो बीड़ा भी आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है। हम 20 किलो करते थे, उसमें भी 5 किलो बीड़ा किए हैं। खेती का बहुत बेहाल है दोस्तों। देखिए, अभी बाइक से, ट्रैक्टर के कारण से बाइक से लगाया जा रहा है मकई। गाड़ी नहीं मिलने के कारण से, ट्रैक्टर नहीं मिलने के कारण से अभी बाइक से इसको फाइनल किया जा रहा है। ट्रैक्टर की वजह से मोटरसाइकिल से दोहरा मार रहे हैं, किसानों का बहुत से दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? कि ट्रैक्टर नहीं मिलने पर मोटरसाइकिल से दोहरा मार रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी, हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है तो हम लोग कहाँ से करेंगे। खेती का स्थिति इस साल तो कोचिंग विवाद में घिरे खान सर की कानूनी मुश्किलें आज बड़ा मोड़ ले सकती है। जिस फैसले का हजारों छात्र, समर्थक और कानूनी विशेषज्ञ इंतजार कर रहे हैं, वो आज पटना हाईकोर्ट से आने की उम्मीद है। सवाल यही है कि क्या खान सर को अग्रिम जमानत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना की जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है और इससे पहले 10 जुलाई को फैसला सुनाया जा रहा था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण आदेश 13 जुलाई के लिए टाल दिया गया था। ये मामला कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद और दर्ज एफआईआर के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों ने अग्रिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के सामने अपने अपने तर्क रखे और जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सभी की निगाहें आज आने वाले अदालत के आदेश पर टिकी हुई है। अदालत का फैसला ये तय करेगा कि खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रिया, जिस तरीके से खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है जिससे यह तय होगा कि आगे उन्हें राहत मिलेगी या फिर उन्हें इसी तरीके से चक्कर काटना पड़ सकता है? देखिए, जमानत मिल गई है, उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी जमानत मिल गई है, याचिका भी आ चुका है और कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो उनके जो 2 बॉडीगार्ड जो जेल में बंद थे उनको भी बेल मिल गया है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है कि अगर संलिप्तता थी तो मात्र 1 महीने में ही बेल कैसे मिल गया। और फिर अगर देखा जाए तो रोशन आनंद है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत की वजह से सरकार की संरक्षण में फैजल रहमान खान को जो है पूरा ये खान सर को जो है पूरा उनको मिला है संरक्षण, और संरक्षण के साथ साथ उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी मिला है, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस टाइम से लेकर जेल जाने तक में जितनी संरक्षण सरकार की दिखाई दी है वो तो सारे लोग जान रहे हैं, खुलेआम दिखाई दे रहा है कि उन्हें कैसे प्रशासनिक व्यवस्था मिल रहा था। जेल के अंदर भी उन्हें खाने पीने, मोबाइल, रहना सहना, जेड सारी व्यवस्था मिल रहा था। तो इन सब सारी चीजों को लेकर जो है बिहार की जो जनता है वो दंग है और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो आप देखिए कि किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। हालांकि जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब देखिए कि अगली क्या कुछ सुनवाई कोर्ट का होता है, आदेश क्या कुछ होता है जमानत मिलने के बाद। तो ये तमाम तरीके का जो चीज चल रहा है और आज देखिए तीनों को यानी कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है, दोनों गार्ड्स को और खान सर की भी जो है जमानत की सुनवाई कर दी गई है। अब अगले तारीख का क्या कुछ होगा वो तमाम चीजें आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर संलिप्तता उस घटना में थी, मामला सही था, तो मात्र 1 महीने में बेल कैसे मिल गया? आखिर
वो साक्ष्य का सरकार ने क्या किया, कोर्ट ने साक्ष्य को कितना सबूत जो था वो कितना सही साबित कर पाए या नहीं कर पाए, तमाम चीजों को ले सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और हालांकि खान सर को लेकर ही नहीं बल्कि अब बिहार के हर कोचिंग संस्थानों पर सरकार की नजर है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, आगे से कोई घटना ना हो। अगर देखा जाए तो खान सर पे निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जमानत कैसे मिली, उनके दोनों गार्ड्स को जमानत कैसे मिली, और आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई बड़े आपराधिक घटना में शामिल होने के बावजूद इतनी बड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए लेकिन सजा ना मिलकर उन्हें कोर्ट ने जमानत दिया। तो आखिर साक्ष्य क्या पेश हुआ था कोर्ट में, तो ये तमाम तरीके का जो बयान है वो चल रहा है। और आज तो ही जमानत मिली, अब जमानत के बाद देखिए कि क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होती है वो हम आपको बताएंगे सपना। और वहीं अगर बात करें तो खान सर के समर्थकों और छात्रों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई ही थी, और साथ ही इस तरीके के फैसले के बाद आगे क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है रिया? देखिए नाराजगी तो होगी, जो स्टूडेंट है उनके मन में तो एक जो है दर्द तो अभी भी है, क्योंकि प्रिंस की मौत के बाद अगर देखा जाए तो वहां के जो स्टूडेंट है वो नाराज है, अभी भी खान सर को माफ नहीं कर पा रहे। आपसी मतभेद की वजह से 22 साल का युवक का यूं चला जाना, उनकी मौत होना, मौत का कारण क्या ये तक नहीं पता चला, वो भी संदिग्ध अवस्था में नेपाल में पाए जाना, तो कई तार तो जुड़े हुए थे लेकिन तार सिर्फ एक ही नजर आया है और वो तार था कि खान सर के कोचिंग संस्थान पे जिसने भी गोलियां चलाई है उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल भेजा गया और आज उन्हें इतनी आसानी से मात्र 1 महीने में जमानत मिल गई। हालांकि उनके घर के जो आग है वो ठंडे भी नहीं पड़े हैं। देखा जाए तो आनंद रोशन जी के घर में अगर देखा जाए तो आंसू अभी नहीं सूखे हैं। 22 साल का बेटा खोना, 22 साल का भाई खोना, वो दर्द अभी नहीं गया है। और ऐसे में तीनों को जमानत मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दर्द बनेगा कि भाई दोषियों को सजा अच्छे से नहीं मिल पाई है। कल हालांकि रोशन आनंद सर के कोचिंग संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हालांकि मैं वहां गई थी लेकिन टाइम की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई और हमने खबर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, उनका इतना था कि ठीक है रिया, ठीक है रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के। तो चलिए रुक करेंगे खबर की ओर, जहां बिहार में सत्ता के गलियारियों से एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक संदेश निकला है। लगातार हो रहे तबादले ये संकेत दे रहे हैं कि सरकार अब चुनावी तैयारियों के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी को भी नए सिरे से व्यवस्थित करने में जुट गई है। सवाल यह है कि क्या नई नियुक्तियों से सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और जनता को बेहतर प्रशासन मिलेगा। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7 IAS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। और इससे पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया था। जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2014 बैच के IAS अधिकारी और गया जी के बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार को वित्त विभाग के भविष्य निधि निदेशालय का निदेशक बनाया गया। वहीं वर्ष 2015 बैच के IAS अधिकारी मनोज कुमार रजक, जो अब तक नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग में अपर सचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।